डोगरी रंगमंच को आज सिर्फ भारत में ही डोगरी को नहीं जाना जाता बल्कि विश्व में भी जाना जाता है। जिनकी वजह से ये पहचान बनी वो हमारे साथ हैं आज बातचीत करने के लिए पद्मश्री बलवंत ठाकुर जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। मैं शुरुआत से आपकी जर्नी के बारे में जानना चाह रहा हूँ और आपने विदेश में भी हमारे कल्चर को प्रमोट किया है, ये हमारे लिए भी काफ़ी गर्व की बात है। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि कहाँ से कैसे आप इस मुकाम तक पहुँचे। कोई थैंक यू। सबसे पहले मैं स्टेट समाचार का धन्यवादी हूँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया और चंद बातें मैं आपसे कर पाऊँ उसका मुझे मौका दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे ये मतलब आपको साफ बताना चाहता हूँ कि ये पहले से प्री प्लान्ड कुछ नहीं था। सच मतलब ये एक गांव से निकला हुआ व्यक्ति अपनी पढ़ाई, आपको मालूम है हमारे यहाँ अभी लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी जी। आई कम फ्रॉम रियासी डिस्ट्रिक्ट और हमारे यहाँ 12th तक की पढ़ाई थी। उसके बाद जम्मू आ गए। तो ये ज़रूर था कि शुरू से ही कुछ मुझे लगता है, मैं अभी आज उसको अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर सकता हूँ, लेकिन उस समय शायद मैं नहीं कह पाता था। इनफैक्ट उस समय सब लोग मेरे को ये भी कहते थे कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं जो मतलब तुम्हारी पढ़ाई से तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो मेरी कमियां यही थी कि पोइट्री में भी, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में भी, यहाँ जहाँ भी वहाँ कहीं कल्चरल आउटलेट मिलता था, यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती थी, उसमें हमेशा जा कर के घुस जाना, कुछ करना। तो मुझे ये मतलब अपना सर्कल जो था, जो वो मुझे ये बताने की कोशिश करता था कि आप में यार ये ना हो तो हो सकता है आप एकेडमिकली बहुत अच्छा कर सकते हो। हालांकि मैं एकेडमिकली बड़ा ठीक था जी, मतलब कंपेयर विद अदर्स। तो ये कोई सोचे आज यार अच्छा आपने पहले सोच के रखा था कि कल्चरल साइड में कुछ बहुत चीज़ें एक्सप्लोर हो सकती हैं, उसमें आदमी और बेहतर कर सकता है, अपना करियर बना सकता है। ये एक ऐसा कुछ नहीं था। और ये फैक्ट ये था कि बार बार डराया जाता था और डरना बड़ा स्वाभाविक था। कि मैं पहला दावे से कहता हूँ कि मैं पहला फुल टाइम कल्चरल पर्सन हूँ जम्मू कश्मीर का, जिसने यहाँ रह करके, हालांकि यहाँ से बाहर निकल कर लोगों ने बड़ा नाम कमाया, बड़ा काम किया, लेकिन जम्मू में रह करके कोई पॉसिबिलिटी ढूंढ पाना कि आर्ट करके, कल्चर करके, परफॉर्मिंग आर्ट्स की प्रैक्टिस करके आप सर्वाइव कर सकते हैं और एक मतलब एक क्या कहते हैं रिस्पेक्टेबल अपना समाज में नाम रख सकते हैं, बना सकते हैं और एक ठीक ठाक अपनी लाइफ भी चला सकते हैं। और आप सबसे इम्पॉर्टेंट है, दो चीज़ें हैं आपके सामने। पहला तो आपका है कि साहब आप मटेरियल के तौर पे कितना गेन करते हैं, अच्छा घर, अच्छा ये सब सुख सुविधाएँ, और ये कोई मुझे लगता है शुड बी द क्वालिफिकेशन, शुड बी द प्रायोरिटी। बट माय पॉइंट इज़ कि आप कल्चरली या आर्ट एंड कल्चर की साइड आते हैं तो आप उसको कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, और वहाँ जिस समय आपने ये शुरू किया उस समय क्या माहौल था, और आज जब आप उसको इतने साल आपने दिए हैं तो उसको आप किस स्थान और किस मुकाम पर छोड़ रहे हैं, किस मुकाम पे और आगे ले जाने की आप सोच रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। बट विद मी चैलेंज एक और ये भी था कि जब सब लोग मेरे साथ ये कहते थे कि साहब ये एक ऐसा फील्ड है, इसकी तरफ मतलब एक मतलब खुली आंखों के होते हुए भी, समझ होते हुए भी आपको मतलब ऐसी आप हरकत करने जा रहे हैं जो आप डिजास्टर्स है, इस मोर सुसाइडल जी, जी, टू टेक अप, बिकॉज आई वाज मोर इनटू एकेडमिक्स। ठीक था, अच्छा था, आई डिड माय LLB प्रोफेशनल एंड लेटर आई डिड माय मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन, और मेरा दोनों तरफ अच्छा स्ट्रांग बैलेंस था, जबकि दोनों में अच्छी फ्रीलांसिंग की सुविधा थी। मतलब एज अ LLB प्रोफेशनल मैं, मेरे पास लाइसेंस भी था, मैं प्रैक्टिस कर सकता था। और उसके बाद जब मैंने मतलब जर्नलिज्म किया और मास कम्युनिकेशन किया तो तब मेरे पास अच्छा मौका था, मैं न्यूज़पेपर्स में रेगुलर लिख सकता था, रिपोर्टिंग कर सकता था, किसी नेशनल न्यूज़पेपर का स्टेट रिपोर्टर हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। देयर वाज ए पॉसिबिलिटी। ये नहीं है कि देखिए मेरे पास दोनों ऐसी क्वालिफिकेशंस थी जहाँ आप बेकार नहीं थे। जी, आप कुछ मास्टर्स कर लो किसी और चीज़ में तो आप फिर देन यू आर लुकिंग फॉर ए जॉब, जब जॉब मिलेगा तब आप कहीं काम शुरू करेंगे। लेकिन गुड विद जर्नलिज्म एंड लॉ वाज कि आप जिस दिन आप करके निकले हैं उसी दिन, भले ही आपका इकोनॉमिक्स क्या है दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू कैन डू लाइक यू कैन ऑलवेज कीप योरसेल्फ बिजी एंड प्रोडक्टिव, आप अपने आप को बिजी रख सकते थे। लेकिन साथ साथ में मैंने जो है शुरू में तो बैलेंस रखने के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत लोगों ने समझाया कि ठीक है यार
आर्ट करना है अपना, आप आर्ट के बिना नहीं रह सकते। आप अपना एकेडमिक्स जो अच्छा रखें, ताकि कम से कम आपको बाद में अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो एकेडमिकली आप इतने क्वालिफाइड होंगे तो कहीं ना कहीं आपको आप अपनी जीविका जो ठीक से चला सकते हैं जी। लेकिन एक समय आया जब मैंने कहा कि ये जो बैलेंस कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, एकेडमिक्स में और उस तरफ भी मैं रुझान रखूँ, तो ये अपने आप को बांटने वाली बात है। और एक और मैं आपके माध्यम से अपने सभी साथियों और देखने वालों को बताना चाहता हूँ, जी। जब तक आपके अंदर एक सिंगल लाइन पे फोकस नहीं है, यू आर डूइंग टू मैनी थिंग्स एट वन टाइम, इट्स गुड, ठीक है आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। तो आपको ये सब कुछ त्याग करके छोड़ के उस पे वन और एक लाइन फोकस जो है उस समय इट वाज वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत पागलपन चाहिए था, बहुत क्रेजी होना चाहिए इंसान। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ उस समय आपका विजन क्या था कि क्यों आपने रंगमंच का चुनाव किया? मतलब कूदने वाली बात है कि आपको आगे खाई दिख रही है, आपको कूदना ही है, उस समय ये चुनाव क्यों? ये मैं मानता हूँ, मुझे आज लगता है कि देखिए बहुत बड़ा डिसीजन था, लेकिन मैंने एक लाइन कभी सुनी थी कि देयर इज नो future in any profession, the future lies in the hands of the person who holds it. So ये बात तो मेरे दिमाग में बैठी हुई थी, यार ये कुछ नहीं होता, ये सब ड्रामाबाजी है। आपके अंदर देखिए, आपके अंदर हद तक पागलपना चाहिए और हद तक आग चाहिए। मैं आज दावे से कहता हूँ, दो चीज़ें आपके अंदर हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको कुछ भी करने से रोक नहीं सकती। ये मैंने खुद ही एक्सपेरिमेंट करके देखा है। मुझे पता था कि मैं एक अच्छा लॉयर हो सकता था, मुझे पता था मैं एक बहुत अच्छा जर्नलिस्ट और बड़ा हो सकता अपना न्यूज़पेपर और सब कुछ कर सकता था, जबकि ये सारा इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी ठीक था। लेकिन मुझे मालूम था ये बहुत ही टफ है, लेकिन आई जम्प्ड इट। बट मेरे अंदर जो शिद्दत थी, मेरे अंदर जो पागलपना था, मेरे अंदर जो आग थी चीज़ों को करने की, वो हद से ज़्यादा थी। मतलब एक लिमिट से ज़्यादा थी। बहुत सारे लोगों ने मतलब जो शुरू, देखिए नेगेटिव लोग तो आपको मिलते रहते हैं जी। कीप डिस्करेजिंग यू, यार तूने क्या कर लिया, देखो तेरा अच्छा है, पढ़ने में तो बहुत अच्छा था, तेरा आज यहाँ होता, और देखो आज मतलब एक सोशल स्टेटस की बात होती है। आप जितने मर्जी बड़े कलाकार बन जाओ, लेकिन आपका जब तक एक सोशल स्टेटस नहीं है, जब तक आपके साथ कोई टैग नहीं है, ये और इतना है, इसका समाज का रुतबा क्या है, तब तक आपको भी मानने वाला नहीं। मैंने कहा नहीं नथिंग डूइंग, क्योंकि मुझे कुछ लगता था ऐसा कि मैं ये नहीं करूँगा तो शायद मैं जी नहीं पाऊँगा। मैं अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता था। मैं पोइट्री के माध्यम से करता था, कहानी लिखने के माध्यम से करता था। मैं खुद ही नाटक पढ़ना और लिखना उस तरह से शुरू किया। यूनिवर्सिटी में शुरू में हम लोग करते थे, तो लगा कि यूनिवर्सिटी में अपना एक पॉलिटिक्स है, उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, क्योंकि उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छा करना है, क्या करना है। उन्होंने एक मतलब हमारे यहाँ उन दिनों क्या होता था कि एक हर डिपार्ट, जब ऐसे कोई नाटक करना है, जम्मू यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना है, तो एक ही डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ऑल डिपार्टमेंट से एक लोग लेकर के। अब कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी देते जहाँ से वो कंट्रीब्यूट कुछ नहीं कर पाते थे। तो मैंने लगा यार यहाँ कुछ, हालांकि यूनिवर्सिटी को भी मैंने बहुत सुधारा। परहैप्स उस समय आजकल जैसे सेटअप है जोनल और नेशनल नहीं था, उस समय नेशनल्स होते थे, और बहुत सारे नेशनल्स में हमने जम्मू यूनिवर्सिटी को बेस्ट प्रोडक्शन, बेस्ट डायरेक्शन तक ले गए थे जी। लेकिन बाद में मैंने देखा कि उसमें मैं समय ज़्यादा दे रहा हूँ और प्रोडक्टिविटी कम है। देन इन द ईयर 1983 वी डिसाइडेड टू हैव आवर ओन सेटअप, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, और उसमें हमें एक लिबर्टी ये ज़रूर मिल रही थी, क्रिएटिव लिबर्टी, एक ऑटोनॉमी जो है जी। उसके लिए हमने अपना यूनिवर्सिटी के अंदर, कैंपस के अंदर ही जम्मू यूनिवर्सिटी में हमने नटरंग की शुरुआत की। कुछ साथियों को लेकर के जो मतलब मेरे विजन में विश्वास करते थे, मैंने वो कहा भैया इस तरह चलना है। लेकिन नटरंग का भी मैं बता रहा हूँ कि वी यूज्ड टू डू लॉट ऑफ होमवर्क, बहुत होमवर्क होता था, हर चीज़ पे बड़ी डिस्कशन चलती थी, हर चीज़ को बहुत प्लान करते थे, जो अनलाइक मुझे लगता है कि जो और हमारे कंटेम्प्रेरीज थे, ठीक है, उस तरह का इतना वेल थॉट काम नहीं था। इसीलिए शायद हम लोगों का ये इतना फोरसाइटेडनेस स्ट्रांग था कि जिस साल में हमने नटरंग को बनाया, उसी साल का जो स्टेट एकेडमी फेस्टिवल होता है, वी गॉट फर्स्ट प्राइज, जो एक सरप्राइज था सबके लिए। जबकि हमारे बीच में उस समय बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स, और आज वाला हिसाब नहीं है, मतलब स्टेट एकेडमी फेस्टिवल जम्मू का जो है माना जाता था, पूरी दुनिया ऐसे खचाखच भरती थी और लोग बेसब्री से इंतज़ार करते थे कि किसका प्रोडक्शन कैसा होगा। फिर लगातार अपने 83, 84, 85, 86 तक फर्स्ट आते रहे जी। फिर एक समय आया कि हमें लगा कि औरों को भी चांस देना चाहिए, और 86 टिल 2022 हमने इसके बाद एकेडमी का कभी फेस्टिवल
जो है पार्टिसिपेट नहीं किया। आज भी कभी आपके प्लेस होते हैं कहीं भी तो वहाँ पर भीड़ लग जाती है, और रंगमंच से जुड़े लोग ये कहते हैं कि रंगमंच पर ऑडियंस को अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये आप बहुत ईजिली कर पाते हैं। आप कभी भी हमने नाटक देखे हैं तो वो हॉल पूरी तरह से फुल, ये कैसे संभव है? देखो, बहुत साफ बात है, इसमें कुछ भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा बड़ा सिंपल सा है। आप जितना अच्छा काम करेंगे, जितना बेहतर काम करेंगे, कोई दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी तरफ आकर्षित नहीं होगी। बट आपके काम में वो पोटेंशियल चाहिए, वो लेवल चाहिए, वो आर्टिस्टिकल अच्छी चीज़ कौन नहीं देखना चाहता। हमारी सबसे बड़ी फेलियर ये रही कि हम लोग वो क्वालिटी, वो एक्सेलेंस नहीं अचीव कर पाए। तभी हम लोग, देखिए, सिस्टम को गाली देना तो किसी को भी आता है, दैट्स विद द इजीएस्ट वे। वो mediocres always blame others for their own shortcomings. Never be a mediocre. Be a person who is seeking excellence. उसमें करो ना, एक बार कोशिश करेंगे, 2 बार कोशिश करेंगे आप। मैं तो अभी भी, मेरा एक सपना है कि मैं, कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि अभी, मैंने कहा मैं कोई एक ऐसा नाटक ज़रूर करूँगा कि बस लोग हाल में अगर बैठे हैं तो बैठे रहें, उसको उठे ना, और उठें तो फिर सोचते सोचते उठें। हो सकता है कुछ देर के लिए वो एक दूसरी दुनिया में पहुँचे हो, मज़ा तब है। वो एक, उसका स्पेक्टेकल लेवल इतना हो, उसका थॉट लेवल इतना हो, उसके अंदर हर एलिमेंट इतना स्ट्रांग हो। क्यों भारत में, मैं जो कि अभी विदेशों का दावा इसलिए करता हूँ कि आई एम द लार्जली ट्रैवल्ड पर्सन आउटसाइड इंडिया, और मैं विदेश जो है वो हॉलीडे करने नहीं गया, मैं तो विदेश में एक इंटेलेक्चुअल इंटरेक्शन के लिए गया। जहाँ भी मैं गया हूँ, जहाँ मैंने काम किया है, ऐसा बहुत दुनिया बहुत आगे निकल रही है। अभी हम लोग जिसका अभी इमेजिनेशन भी नहीं ला पाते हैं, वहाँ उससे भी आगे, विशेष रूप से परफॉर्मिंग आर्ट्स में, चाहे वो म्यूज़िक हो, डांस हो, थिएटर हो। तो मैं अपने यहाँ लोगों को, अपने साथियों को कहता रहा हूँ कि भैया देखो, अगर हम लोगों को भी उनके बराबर का, देखिए यूरोप में टिकट इंडियन करेंसी के हिसाब से 20,000 से स्टार्ट होता है जी। तो हम तो इमेजिन नहीं कर सकते कि 20,000 का हम लोग अपने नाटक का टिकट दे सकते हैं। अब जब समाज हमारा उस लेवल पे सपोर्ट करने आएगा, तभी तो अच्छी चीज़ बनेगी। और हम लोगों को भी उस लेवल का काम जब दुनिया को देंगे, तब जा करके होगा। हम अनफॉर्चुनेटली अपने देश में रोटी कपड़े से बाहर आए नहीं अभी तक। हालांकि रोटी भी बहुत है हमारे पास, कपड़ा भी बहुत है, और मकान भी ठीक ठाक है, लेकिन उसके बावजूद एक साइकोलॉजिकल है ना, हम लोग एक भूख की बात करते हैं। कौन सी भूख? पेट की भूख, है ना। जबकि एक जीवित इंसान जो है, उसको सिर्फ पेट की भूख नहीं होती, उसको आँख की भूख होती है, उसको कान की भूख होती है, और सबसे बड़ी बात उसके दिमाग की भूख होती है जी। हमारे समाज को ये पेट के अलावा इस तरफ भी नज़र दौड़ानी है कि वो अच्छा पढ़ें, अच्छा सुने, अच्छा संगीत सुने, और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को इंटेलेक्चुअली ऐसी चीज़ों में एंगेज करें। बेहतर समाज तो तभी बन पाएगा। ये मतलब ऊपर का जो बाहरी जो एग्जिबिशनिज्म है, यार मैंने बड़े बढ़िया कपड़े पहन लिए, मेरा बड़ा स्टाइल है, अच्छी गाड़ी है, ये सब चीज़ें, ये बिल्कुल बेमानी है। जब तक हम लोग अपने समाज को इंटेलेक्चुअल लेवल पे एंगेज नहीं करेंगे, सोसाइटी को एंगेज नहीं करेंगे, वो आपको वो सारा कुछ जो है आपकी सड़क पे, आपकी चारों तरफ दिखेगा। लगभग 3.5 साल आप विदेशों में गुजार के आए हैं। आज आपने देखा कि वहाँ की चीज़ें हमसे, वो लोग कितने आगे हैं हमसे। अगर आपने उस समय ये फैसला ना लिया होता तो आज आप अपने कल्चर को, इस रंगमंच को, जम्मू के लोगों को कहाँ देखते? नहीं, अब ये सवाल मैं इसका जवाब कैसे दूं, बट ये फैक्ट ज़रूर है, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। और हो सकता है मेरा ये काम जो है, जो मैंने आर्ट एंड कल्चर में कंट्रीब्यूट किया, वही शायद एक वजह थी कि भारत सरकार ने मुझे देश का सांस्कृतिक राजनीतिक चुना। और मैं पहले तो मैं 2 साल साउथ अफ्रीका में एज कल्चरल डिप्लोमेट ऑफ इंडिया टू साउथ अफ्रीका था। जोहान्सबर्ग दुनिया का 18वां बड़ा शहर है जी, ग्रेटेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, 120 मील लंबा शहर है, उसमें मैं रहा। और चूँकि बहुत डेवलप्ड कंट्री भी है और सारी चीज़ें हैं, यूरोपियन इम्पैक्ट और विशेष रूप से ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने काफ़ी देर तक वहाँ पर रूल किया और इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर उनका दिया हुआ, जो कल्चर वहाँ का है
पर्टिकुलरली परफॉर्मिंग आर्ट्स को लेकर के, थिएटर को लेकर के, म्यूजिक डांस को लेकर के वो उनका बनाया हुआ है। वो वैसा ही मतलब उनका स्वरूप है, उस तरह का काम वहाँ पे होता है। जी। उसके बाद मैं 2021 से मैं मॉरिशस में था, और मॉरिशस वैसे तो दुनिया का सबसे खूबसूरत देशों में आता है जी। लेकिन डेवलपमेंट के हिसाब से वहाँ पे भी बहुत सारे हमारी तरह ही एक मल्टी लिंगुअल मल्टी कल्चरल प्रदेश है और देश है जिसमें विदेशी विशेष रूप से फ्रेंच का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर, जी। इसका भी है, और इन चीज़ों के प्रति रुझान भी उनका अच्छा है। लेकिन उन सब के कंपैरिजन में भारत के पास बहुत कुछ है, लेकिन वी हैव नॉट बीन एबल टू मार्केट। और ये बहुत बड़ी बात है जो अक्सर मैं हर मंच पे कहता आया हूँ कि वी हैव बीन द वर्ल्ड लीडर्स इन टर्म्स ऑफ कल्चर। कल्चर के विश्व गुरु हम हैं जी। और रहे हैं, और अब फ्यूचर में भी हम ही होंगे। लेकिन हम लोगों को अब थोड़ा सा इसकी शोकेसिंग क्या होगी, इसकी मार्केटिंग क्या होगी, इसको हम लोग और किस बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वो एक करना पड़ेगा। स्टेट सपोर्ट क्या है और कितनी कम है, स्टेट का रुझान क्या है, कल्चर हैज़ नेवर बीन ए प्रायोरिटी इन आवर कंट्री। वो एक थोड़ी सी मुझे लगता है पॉलिटिकल विल जो है वो बिल्कुल टोटली मिसिंग है। अभी भी ये आपको मिसिंग लगती है? हाँ। ये सरकार चेंज होने के बाद भी? नहीं, वो तो एक शुरू से रहा है, लाइक कल्चर हैज़ नेवर बीन ए प्रायोरिटी ऑफ कभी भी सरकार की प्रायोरिटी नहीं रही। उसके लिए मैं आपको ये स्टैटिस्टिकल डाटा बता सकता हूँ कि लाइक पता नहीं कितना द लीस्ट बजट ऑफ दिस कंट्री गोज फॉर कल्चर। तो उससे आप सोच सकते हैं सरकारें जितनी मर्जी बदलती रहें, जब तक एक कल्चरल विजन नहीं होगा देश के पास, जब तक एक कल्चरल प्रायोरिटी नहीं बनेगी देश में, तब तक कल्चर को हम लोग उस लेवल पे नहीं ले पाएंगे। सब जानते हैं, एवरीबॉडी नोज इट, और ये मानते हैं सारे कि दुनिया के विश्व गुरु हम कल्चर में ही हैं जी, विजडम में हैं। तो फिर क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा करें कि उसकी एक मार्केटिंग, उसका एक विस्तार, प्रसार, प्रचार, उसकी नरिशमेंट जो है वो मतलब उस लेवल पे हो। प्रोवाइडेड हम लोग एक काम जरूर करें कि कल्चरल एक्सलेंस को प्रमोट करें, मीडियोक्रिटी करें। दुनिया में मीडियोक्रिटी का कोई स्थान नहीं है, और फिर विशेष रूप से अगर कल्चरल वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे कल्चरल मार्केट करना है जी। हम लोग अक्सर कहते हैं जी, एक और सच्चाई आपको बताना चाहता हूँ, वी आर द लीस्ट वेस्टेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, पता है? नहीं। हाँ, हमारे देश में विदेशी बहुत कम आते हैं, जबकि हमारे पास इतना कुछ है, कोई मुकाबला नहीं है हमारा। लेकिन हम लोगों को प्रोफेशनल्स को एंगेज करना होगा। कल्चरली हम लोग और क्या और कौन सा कर सकते हैं? देखिए, मैं तो 100 से ज़्यादा मुल्कों में काम कर चुका हूँ जी। हर जगह हमारी विजडम को लेकर के बात होती है, हमारी रिसर्च को लेकर बात होती है, हमारी अकम्पलिशमेंट्स को लेकर के बात होती है, लेकिन हम उसको बहुत बहुत अच्छे तरीके से, हालांकि जहाँ जाने के अकेले बलवंत होकर के कुछ करने से नहीं होगा ना। आज तो ठीक है, मैं जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला वहाँ मैंने भारत को कल्चरली जितना ज़्यादा एलिवेट कर सकता था मैंने किया। तो दिस एक्सटेंट कि मैं अभी आया हूँ मॉरिशस से, और मॉरिशस की जनता ने मतलब बड़े बेबाक होकर के बोला है कि मॉरिशस ने इस स्तर का भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन आज तक इतिहास में नहीं देखा जो अब इस समय में देख पाए हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या वो कंसिस्टेंसी रहेगी, क्या वो कंटिन्यूटी रहेगी, क्या जिस लेवल पे मैं छोड़ आया हूँ उसको और आगे ले जाया जाएगा कि और रोल बैक होगा? ये सोच जो है सरकारों की होनी चाहिए कि कहाँ किस जगह पे और क्या कैसे हम लोग और किन लोगों को हम पूरी देश में ढूंढ पाएँ जो आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए, कल्चर हर व्यक्ति का या आर्ट हर व्यक्ति की वो नहीं है, मतलब लाइक एक्सपर्टाइज नहीं है। बहुत कम लोग देश में पैदा होते हैं हमारे यहाँ, और विदेश में ये फ़र्क है कि वो लोग जो कल्चर में एक्सलेंस पाते हैं या आर्ट में या किसी और चीज़ में बहुत अद्भुत काम करते हैं, तो उसको एक नेशनल प्रॉपर्टी बन जाते हैं। और मतलब उनके लिए कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं रहती है, उनको ये यहाँ का वहाँ का, इसका उसका मामा उसका भतीजा नहीं है। वो इन चीज़ों को अमेरिकन क्यों हमसे आगे हैं? अमेरिका में कोई व्यक्ति हमको, हालांकि उनकी अपनी प्रॉब्लम्स, आई नॉट गो इनटू देयर डिमेरिट्स, मेरिट ये है कि एक्सीलेंस उस देश में हमेशा जो है उसको इनकरेज किया जाता है।
और यहाँ कई बार मैं देखता हूँ कि आपकी एक्सलेंस आपकी डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। तो, मतलब ये एक मतलब साफ बात है। जिस पद पर आज आप पहुंचे हैं और जिस स्तर पर आपने डोगरी कल्चर को प्रमोट किया है, भारत को रिप्रेजेंट दिया है, बीच में कुछ लोग टांग खींचने वाले भी होते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है, इसको खींचो जरा। वो मुझे लगता है अपनी अपनी प्रायोरिटी है। देखिए मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि मछली जो है ना वो पेड़ पे नहीं चढ़ती जी। ये जो समझने वाले हैं वो समझ आएंगे। इसलिए हर व्यक्ति का अपना रोल है, मेरा अपना रोल है। आई हैव कम टू दिस वर्ल्ड जस्ट टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली, जितना मेरे से हो सकता है। मुझे हर मिनट का अपना ध्यान रहता है कि मेरा एक भी दिन, एक भी पल जो है ज़ाया नहीं जाना चाहिए। आई शुड बी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट। अब जिस व्यक्ति ने जो करना है, जिन लोगों ने टांगे खींचनी है, दे हैव कम टू दिस वर्ल्ड जस्ट टू डू दैट। और मैं आया हूँ कुछ करने के लिए और मुझे कहीं और ध्यान नहीं रहता। ऑल थैंक्स टू देम, शायद इसीलिए मैं हमेशा टोस पे रहता हूँ। कि यार नहीं, मुझे तो अपने आप को हमेशा उसी स्पीड पे रखना है, उसी मतलब लेवल पे रखना है। तो ये अगर ऐसे इस तरह के मतलब क्रिएचर्स आपके आगे पीछे ना हों तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि आई एम थैंकफुल टू गॉड कि ऐसे लोग मुझे मिलते हैं, आगे पीछे होते हैं, जो हमेशा इस ताक में रहते हैं। तो मुझे आगे ले जाने के लिए उनका बड़ा रोल है। इन लोगों का ज़्यादा रोल होता है जो टांग खींचते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि दे कांट डू एनीथिंग अदर देन दैट। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि मेरे जैसे लोगों को थोड़ा सा सचेत रखते हैं, यार नहीं यार इसको करना है, तो चल रहा है। एक सवाल मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि हमारे जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनके सपने, वो मूवीज़ देख देख के उनके बड़े अच्छे सपने होते हैं कि हम भी नाटक करेंगे, हम भी एक्टर बनेंगे, ऐसा कर देंगे। जब वो आपके पास आते हैं तो उनमें क्या कमियां आपको दिखती हैं? पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई आप जिसमें भी कोई इंटरेस्ट है कुछ करने का, दो चीज़ें जो मैंने पहले बताई, आपके अंदर लिमिटलेस क्रेजीनेस चाहिए, पागलपन हद से ज़्यादा होना चाहिए, और आपके अंदर आग होनी चाहिए कुछ करने की। ये दोनों चीज़ें अगर हैं। नंबर 2, पेशेंस। ओवरनाइट देयर इज नो शॉर्टकट। आप सिर्फ अपने कंटेंट पे काम करें, अपनी एक्सेलेंस पे काम करें, और अपने आप को और बेहतर कैसे बना सकते हैं उस पर काम करें। नेवर गो इनटू रिजल्ट्स, अरे यार उसका आ गया, उसके इतने व्यूज़ हो गए, ये जो आजकल नया फैशन चला ये बहुत टाइमली है। दिस इज गोइंग टू बी ओवर। बहुत जल्द ये जो फैशन है ना, इतने मिलियन व्यूज़ और ये सब, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आप वो मिलियन व्यूज़ वाला सड़क पे आपको आकर के बुला करके ऐसे सिखा रहा हो, देखो मैं मिलियन वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं। कंटेंट रहेगा, आपकी अंदर जितनी सलाहियतें आप एक्वायर कर सकते हैं वो आपके साथ चलेंगी। मैं आपका ये जैकेट उठा सकता हूँ, मैं आपका पेन भी ले जा सकता हूँ जी, लेकिन आपका ये नहीं ले जा सकता था। इसको भरो ना, ट्राई टू लाइक इक्विप योरसेल्फ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लगता है मेहनत कम करते हैं। और मेहनत नहीं है, मतलब यार वो उसने भेड़ चाल मत बनो ना, कंटेंट पढ़ो, सीखो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सरवाइव नहीं कर पाएंगे आप। वो जो बुलबुला सा बनता ना हवा में, इतना बड़ा फूल गया और फिर गायब, आप ऐसे गायब हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं दुनिया में एक छाप छोड़ना तो उसके लिए स्टडी करें आप। कंटेंट नहीं है हमारे युवाओं के पास। मैं कई लोगों से, मेरे तो क्या सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, मेरे को सर आई वांट टू प्रूव दैट। मैं एक सवाल पूछता हूँ, जवाब नहीं होता उसका, अगली बार पर वो कहीं जो मतलब सवाल करना ही बंद कर देते हैं। और वो कईयों को लगता है अभी वेट करो। ऐसा नटरंग में हम लोगों ने रखा है कि कोई भी जो आदमी आता है इमीडिएटली इसको काम नहीं देते हैं हम लोग। अच्छा, बैठा देते हैं, कोई किताब पकड़ा देते हैं, कुछ और चीज़ें। जस्ट चेक द पेशेंस। ठीक है, वो 10 दिन आता है, यार ठीक है, वो मेरे साथ तो रील बना गया, वो कर गया, वो छा गया, उसको इतनी लाइक्स आ गए, वैसे सुना करके चले जाते हैं। मुझे जाने मैंने कहा ये मौसमी बटेरे हैं, ये कुछ नहीं करने वाले। दुनिया में अगर आपने कुछ करना है तो एक बुनियाद चाहिए। यू नीड टू ले अ फाउंडेशन। आपकी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, आपकी सब्जेक्ट में पकड़ होनी चाहिए। सब्सटेंस इज अ मस्ट। सब्सटेंस बनेगा पढ़ने से, समझने से, ऑब्जर्वेशन से, केनली, और आपकी रूटेडनेस। ये जो हवा में है ना, रेस्टलेसनेस है, ये करूँ वो करूँ, थोड़ी देर टुक टुक किया यहाँ पे, थोड़ी टुक टुक किया यहाँ, ऐसे में अ टाइम इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ बट यू गोइंग टू बी डिसइल्यूजन्ड, फ्रस्ट्रेशन होगा। ये कंटेंट होगा तो आपको बहुत हिम्मत मिलेगी। और कंटेंट इस समय सबसे बड़ी चीज़ मिसिंग जो है
वो सब्सटेंस ये ज्ञान का है, हमें ज्ञान और एक्वायर करना है नॉलेज से, प्रैक्टिस से। परफॉर्मिंग आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपके पास एकेडमिक्स और प्रैक्टिस दोनों बराबर चाहिए जी। सब्जेक्ट का नॉलेज भी उतना ही चाहिए जितना आपका प्रैक्टिस है। दोनों को आप करते रहो करते रहो करते रहो। बड़े बड़े एक्टर्स देख लो ना आप, कई सालों के बाद उनको चांस लगा है और दे आर रूलिंग एंड दे हैव रूल्ड, जी। क्योंकि उनके अंदर सब्सटेंस था। आपके अंदर सब्सटेंस नहीं होगा। ये जो टेलीविजन या फिल्म का माध्यम है, जो OTT प्लेटफॉर्म्स है, इसमें क्या है कि एक्सपोजर मिलता है, अब मैं मानता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग एक्सपोज्ड। बिल्कुल। आपको उसका खतरा भी तो समझना चाहिए ना। जी। वंस यू आर रिजेक्टेड बाय द पीपल, द पब्लिक, ओके यार ये नहीं किसी काम का नहीं, तो देन यू आर गॉन। आप कम अपीयरेंस दो, अपने आप को होल्ड बैक करो, पेशेंस रखो रखो रखो। बहुत सारे प्रेशर्स आएंगे, गालियां देंगे लोग, बातें करेंगे, यार तूने कुछ नहीं किया। आप कुछ तो कर रहे हो ना अपने अंदर अंदर जी। अपने अंदर कुछ ना कुछ इम्बाइब करते रहो, नॉलेज पढ़ो, थ्योरी है इसका प्रैक्टिस क्या है, चीज़ों को और बेहतर। और कहीं आप एक लाइन में आपका अपीयरेंस हो गया, यार क्या बात है, लुक एट इस डिलीवरी, इसका डिक्शन देखो, इसका लेवल देखो, एक्सप्रेशन देखो, प्रेजेंस देखो, वो करेक्टर में कितना घुसा हुआ है, तो दिखता है। आपकी प्रेरणा का स्रोत? प्रेरणा साहब, प्रेरणा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर इज नथिंग कॉल्ड प्रेरणा एंड नथिंग कॉल्ड एक्सटर्नल। ये सब अंदर है आपके, ये सब उसको अंदर खोजना है आपने। ये सारी चीज़ें, सारी ताकत आपके अंदर अपने भीतर से पैदा होती है। अपने भीतर को स्ट्रांग बनाओ, ये जो एक मजबूत जड़ें बनाओ, तब आप किसी भी हालात में, किसी भी जगह पे, किसी भी पोजीशन पे अपने आप को, मैं ये नहीं कहता कि मैं बड़ा तूफान लेके आया, आप जस्ट इमेजिन, मैं विदेश में इंडियन कल्चर को हेड करके आया हूँ। आप जस्ट इमेजिन, आप किसी देश में जाते हैं जी। आपके सारे एम्प्लॉयज़ वो नहीं है जो आपके यहाँ थे जी। सब विदेशी काम करने वाले हैं और आपको विदेशियों से काम लेना है। फिर वहाँ एक्सलेंस भी लानी है और पूरे देश व्यापी आपने तो एक अपना लोहा मनवाना है। इट्स नॉट समथिंग वेरी इजी। लेकिन जहाँ यहाँ जितना बड़ा चैलेंज आता है, ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड कि आपको बड़ा चैलेंज आया तो उसको अपने आप को उतना प्रिपेयर करो। यू वोंट बिलीव, एट दिस एज मैं कई रातों सोता नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, ये रिक्वायरमेंट है ना। अगर आपने दूसरे देश में जाकर के अपने आप को उस लेवल पे ले जाना है, उस लेवल पे पहुंचवाना है जहाँ आपकी रिकॉग्निशन बने, तो आपको अपनी एफर्ट को मल्टीप्लाई करना है। इसका कोई there's no way out ना। उसके लिए प्रिपेयर करना, वो आपकी कैपेसिटी तब बनेगी ना। कैपेसिटी तब बनती है जब आप अपने आप को उस लेवल की प्रैक्टिस पे रखते हो। सडनली कुछ आ गया हो, आपके हाथ खड़े हो गए, मर गए, ऐसा नहीं है। जी जी, अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाओ। कंफर्ट में चैलेंज जितना मर्जी बड़ा आ जाए, आप विदेश में हैं, सारे लोग आपके विदेशी हैं, आपको उससे काम लेना, उसको स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लानिंग करो। आपको एक अपना एक क्या कहते हैं, एक ऐसा इमेज बना के रखना पड़ेगा ताकि लोग आपको फॉलो करें। जी, क्योंकि बीइंग अ डिप्लोमेट आपकी हर चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है। आप क्या पहनते हो, आप क्या खा रहे हो, आप कैसे चल रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो। जी, और जो आप बात कर रहे हो उसके अंदर कंटेंट क्या है। बातें जो भी करता है, लेकिन आप कितना सब्सटेंशियली बात करते हैं, आप जिस सब्जेक्ट पे बात करते हैं उस सब्जेक्ट की आपकी कितनी पकड़ है। जी, हमने तो लोगों से बहुत सीखा। लोग तो रात भर अगले दिन की 5 मिनट की स्पीच के लिए पूरी रात प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, मैं हैव लिव्ड विद पीपल लाइक दैट। और वो जो दूसरे दिन बोलते हैं, पूरी दुनिया की आंखें ऐसे खुली रहती है। तो आपको उस लेवल पे अपने आप को तैयार करना है। जी, तभी जाकर के आप कुछ अचीव। नथिंग, दुनिया में कोई भी चीज़ अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको पॉसिबल बनाने के लिए आपको कितना स्ट्रेच करना पड़ता है, ये बियॉन्ड इमेजिनेशन होगा। और ये जनरेशन सोचेगी यार स्ट्रेच नहीं करना है, लेटे रहना है, सडनली कोई एक मिल जाएगा और फिर आप कहेंगे वाला दिन का चिराग होगा, और फिर आप उसको ऐसे बोलेंगे और कुछ और जिन आ जाएगा, उसको बोलेंगे जी लेके आ जा। ये ठीक है, कहानियाँ सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन things are not that easy। अंत में मैं चाहूँगा कि इस कल्चर को जिस तरह से आपने प्रमोट किया, सरकार से भी कोई आप हेल्प चाहेंगे, कोई आप अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से? ठीक है, गवर्नमेंट का मैं हिस्सा रहा हूँ और हूँ भी, और हमेशा मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि साहब आर्ट्स, कल्चर
मेरा डोमेन है, इसके बियॉन्ड मैं साइंस टेक्नोलॉजी की बात नहीं करूँगा, पावर डेवलपमेंट की बात नहीं करूँगा, रोड्स एंड बिल्डिंग्स की बात नहीं करूँगा। दैट शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। आप स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं, स्मार्टनेस मटेरियल से नहीं आती, स्मार्टनेस यहाँ से आती। प्लीज़ कीप सम स्पेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस। ये जब भी जितनी आप चीज़ें कर रहे हैं, आप अपने शहर में जितनी नई चीज़ें ला रहे हैं, उसमें ऐसा स्पेस ज़रूर रखें कि आप समाज की जितनी पॉपुलेशन है उनका मानसिक स्तर बढ़े, सिविक सेंस बढ़े और चीज़ें बढ़ें। उसके लिए ऐसे ऐसी स्पेसेस क्रिएट करें जहां उनको आप इंगेज करें, उनका इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट बन पाए। वन थिंग। सेकेंड, आर्ट जो है वो हर व्यक्ति का बेबी नहीं है जो उसको हर व्यक्ति आर्ट या कल्चर हैंडल कर पाता है। प्लीज़ आइडेंटिफाई पीपल, लुक फॉर पीपल। कमी नहीं है लोगों की, उनको लाएं, उनको इंकरेज करें, पैट्रनाइज करें और जेन्युइनली देखें अगर वो आर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं और आर्ट्स में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि कलाकार जो है ना कहीं लाखों में एक पैदा होता है और उसके जीते जी उसको प्रमोट करें, तभी हम लोग लगता है कि एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो काफ़ी कुछ सीखने को हमें भी आज इनसे मिला है और इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपको आप में पागलपंती होनी चाहिए। आप पैशन, अगर आप में पैशन नहीं है तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। और आजकल युवाओं की गलती यह है कि वो आ तो जाते हैं लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहते, जल्दी से स्टार बनना चाहते हैं और जितनी जल्दी वो स्टार बनते हैं उतनी ही जल्दी वो ख़त्म भी हो जाते हैं। तो उन मार्गों पर ना जाएं। पद्मश्री बलवंत ठाकुर जी के मार्ग पर चलें, ये आपको रास्ता भी दिखा सकते हैं। एक मार्गदर्शक का कार्य भी इन्होंने अपने जीवन में जितना भी कार्य है उससे आप सीख सकते हैं। तो इनको फॉलो भी करें और देखें कि किस तरह से किस चीज़ को अचीव किया जाता है और शॉर्टकट्स ना अपनाएं। गवर्नमेंट के लिए इन्होंने अच्छी बात कही है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि आजकल जो हमारे युवा हैं उनका विकास नहीं हो पा रहा। हो क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि बच्चे जो हैं वो आज सोशल मीडिया, मोबाइल के ऊपर अंगेज हो गए हैं, उससे बाहर की दुनिया को वो भूल गए हैं, इसलिए उनका विकास नहीं हो पा रहा है और वो जल्दी ही निष्क्रिय भी हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान इस तरफ भी। बाकी इस पर आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।